गुड मॉर्निंग सर। ये आपने क्या किया सर? हमारे लेक्चर अच्छे चल रहे थे 12 बजे से, अचानक ये कहाँ सुबह 9 बजे बुला लिया आपने हमको? 8:30 जगह पकड़ ली। सेकंड चिठ्ठींवर नाव लिहून ठेव या सीटवर हा बसेल म्हणून। ऑक्शन हाँ सीट मतलब सामने वाली सीट्स का पैसा ज्यादा मिलेगा। ये अच्छा आइडिया। अगली बार से ना जब वो हम लोग फीस चार्ज करेंगे ना, इफ यू वांट टू सिट इन द फ्रंट रोज दिस विल बी द फीस, इफ यू वांट टू सिट इन द बैक रोज, मतलब प्रीमियम किसको? तो बैक बेंचेस को। उसको ज्यादा प्रीमियम होती है, पता है आपको? दे से दैट फ्रंट बेंचर्स आर ऑलवेज द टॉपर्स। दे से सो फ्रंट बेंचर्स आर ऑलवेज द टॉपर्स टिल द टाइम द बैक बेंचर्स कम इन टू द कॉम्पिटिशन। तो अब तुमको टॉपर का टॉपर रहना है कि बैक बेंचर्स को कंपटीशन में बुलाना है, ये तुम तय करो। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस, जितने बैक बेंचर्स मेरी क्लासेस में थे जब भी, दे हैव ऑलवेज बीन अ काइंड ऑफ वंडरफुल पीपल इन पासिंग द एग्जाम्स। दे पास इट फास्टर देन योर्स, दे पास विद बेटर मार्क्स देन योर्स। क्यों? तो दिखाते हैं सिर्फ हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सारे चतुर होते हैं। याद है वो 3 इडियट्स वाला चतुर? हाँ, वो कैटेगरी वाले होते हैं ये दिखाने के लिए ऐसे है, हम थोड़ी पढ़े, हाँ हमसे थोड़ी पढ़ाई होनी है, और घर जाके दिन भर बस पढ़ाई कर रहे। खैर तुम लोग भी पढ़ाई करो, जनवरी में एग्जाम है, ज्यादा दूर नहीं है, बस कैलेंडर पलटा कि तुम्हारी एग्जाम 2025 आ गया, जुलाई खत्म होने को आ गया है ना। सर क्यों डरा रहे हो सर? अच्छा, ये जो कहानी थी कि अचानक टाइम टेबल में बदलाव, ये इफेक्टिव इमीडिएटली है और ये इसी तरह से कंटिन्यू होगा, क्योंकि हाँ, और इसके साथ साथ आगे एक और जुड़ने वाला है। हाँ, मैथ्स अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ, हाँ वो इसके बाद जुड़ेगा, तो उसकी भी तैयारी मन से बना के रखना कि अपने को दिन भर इधर ही रहना है। यार कुछ दिनों के बाद में तुम्हारे घर वाले चिल्लाने वाले तुम्हारे ऊपर, नहीं नहीं सोने के लिए भी क्यों आते हो, उसके लिए भी गद्दी ले ही जाओ। लॉज बना रखा है घर को तुमने, सुबह 7 बजे निकल जाते हो, रात को 11 बजे वापस आते हो। चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में? सीए। सो दैट इज हाउ यू पीपल रिएक्ट टू, यू नो। खैर आज एक अच्छा लग रहा है मेरे को इसलिए कि तुम लोग भी रिएक्ट कर रहे हो। आज आने के बाद मेरे को पहली बार तुम्हारी क्लास में फीलिंग आई है कि तुम क्लास अटेंड कर रहे हो। नहीं तो जैसे मुर्दों को जैसे तुम बैठे थे ना, ये इतने गंदे गंदे जोक मारे हैं मैंने पिछले 3 दिन में, फिर भी बंदों के। और कुछ लोगों ने जिनको पहले से पता था उन्होंने हाँ, उनका वाजिब भी है, ये पहले सुना हुआ है, वापस क्यों हंसे इस पे हम लोग? जो पहली बार सुन रहे हो वो तो कम से कम रिएक्ट करो यार। दुख होता है यार मेरे को, कितनी मुश्किल से बनाने पड़ते हैं सब चीजें, तुमको मजाक लग रहा है? खैर सौम्य किधर है? नहीं दिख रहा है, आ जाए नहीं सौम्य। गुजू, गुजू ऑनलाइन बैठा है क्या? ग्रुप पे लिंक मांग रहा है तुम्हारा अनऑफिशियल वाला। 2 दिन में अनऑफिशियल ग्रुप भी बन गए तुम्हारे, कमाल है यार। अच्छा ऑफिशियल वाले भी मांग रहा है, रुक मैं उसको गाली देते। इधर है, हाँ ये रहा, यूट्यूब की लिंक पे बैठे। हे देवा, प्लीज सेंड अकाउंट लेक्चर लिंक टू, नहीं ऑन ए कन्फर्म प्लेयर, हाँ ठीक है। तो हमने बात कर ली थी खर्चे और आय की, एक्सपेंस एंड इनकम, और अब बात करनी, अच्छा असेट्स की भी डिस्कशन हो गई थी हमारी? नहीं, असेट शुरुआत की थी सिर्फ, नहीं शुरुआत भी नहीं की थी। एक पूरा लेक्चर मिस हो जाए ना बड़ी दिक्कत होती है। और एक हाँ, एक और बात याद दिला दूं, बता दूं तुमको, याद क्या दिलाऊं, बता नहीं, अब तक तो बताया नहीं था। अगस्त में संडे से भी लेक्चर होंगे, तो अगस्त से संडे को भी लेक्चर होंगे।
मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? सीए। क्या चल रहा है हमारी लाइफ में? सीए। हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन? सीए। नहीं तो बेटा बाद में इतनी फटेगी ना, सिल भी नहीं पाओगे। सीए ना। सो सो लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट रिलेटेड टू असेट्स, दैट इज, इधर को लिंक, अच्छा इधर ऑनलाइन पे बैठे हैं लोग, यूट्यूब पे बैठे हैं, वाह। हाँ समझा मेरे को, तू ऑनलाइन है। आ तू बेटा क्लास में अब। तो assets is basically any and everything that is owned by a business or any amount that is receivable by a business. Asset does not mean only the fixed assets. I repeat my point. I said what? Assets are anything owned by a business or any receivables of business. These all will be considered as what? Asset. Technically speaking, assets को divide किया जाता है into the fixed assets, investments, current assets, and there is a concept called as fictitious asset as well. Fictitious asset as well. अब क्या है ये फिक्स्ड असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट्स और फॉर दैट मैटर इवन द फिक्टिशियस असेट? सितंबर अटेम्प्ट के लिए एग्जाम फॉर्म कब भरना है? जब तेरा मन करे भर दे। Starting from 28th of July, ending on 10th of August. Kindly follow ICAI for these kind of things, man. ICAI keeps giving you all the information. ICAI की वेबसाइट पे अवेलेबल है। कितने आयते हो गए बे तुम लोग? क्यों तू जून में दिया था क्या? लग रहा है सितंबर वापस देना पड़ेगा। समझा मेरे को? हाँ मैसेज ही डिलीट कर दिया बंदे ने। हाँ हार्डी गेमिंग अका, अका मतलब वही वही एक है, वही वही पढ़ा मैंने। एक क्या होता है उसका मीनिंग? ऑल्सो नोन एज, अच्छा ऑल्सो नोन एज अभय। ओहो ठीक है, इसलिए एकदम डेरिंग के साथ सवाल पूछ लिया तूने। अभय है ना? वेल तो if there is anything that is owned by a business, anything that is available within the business over a longer period of time for the long term use within the business, we call them as the fixed assets. Point number one. Point number two, these are the ones which are not purchased for the purpose of resale. You're not acquiring it for reselling it, but you are acquiring it for the purpose of use within your business, either to produce the goods or to provide the services. Such all assets we call as what? Fixed assets. तीन चीजें कही मैंने। एक, purchased for the long term use. दूसरा, not meant for resale. And number three, those are used in the process of production or providing the services. We call them as what? The fixed assets of your business. जैसे अगर सपोज टाटा मोटर्स ने एक असेंबली लाइन खड़ी की, टाटा मोटर्स हमारे देश की एक छोटी सी टेस्ला जैसी कंपनी जो गाड़ियां बनाती है ना? कौन सी गाड़ियां बनाती है? टाटा मोटर्स तो टाटा की गाड़ियां बनाती है। छोड़ो यार
कहां से लेके आया तुम ये सब लोगों? हाँ, कौन सी गाड़ियां बनाती है टाटा मोटर्स? इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, पेट्रोल गाड़ियां बनाती है। दे आर बेसिकली इनटू द कमर्शियल व्हीकल्स एंड द पैसेंजर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में दे मैन्युफैक्चर इन द फॉर्म ऑफ कार्स या फिर इवन द buses, and on the top of that commercial vehicles में they are manufacturers, the biggest manufacturers of trucks in our country. हमारे देश में टोटल 3 कमर्शियल व्हीकल्स के मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं तो बहुत सारे, पर मेजर मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूड ओनली 3. वन इज टाटा मोटर्स, सेकेंड इज अशोक लीलैंड, एंड थर्ड इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. There are 3 major companies which are into the manufacturing of commercial vehicles. उसके अलावा फिर बहुत सारे, जैसे फोर्स मोटर्स इज देयर, इवन फॉर दैट मैटर आइशर मोटर्स इज देयर. आइशर कुबोटा, दिस कंपनी, वो आइचर वही वाला आइशर मोटर्स, दिस कंपनी ऑल्सो इज इनटू द कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग. फॉर दैट मैटर इवन देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज L&T John Deere, दैट इज ऑल्सो इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स. पर उसमें से वन ऑफ द कंपनी इज टाटा मोटर्स. अब ये टाटा मोटर्स ने एक असेंबली लाइन खड़ी की. व्हाट इज दैट असेंबली लाइन? अब ये जब वो ट्रक या बस या कार बनाते हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि एक फ्रेम खड़ी करते हैं, फिर उसके ऊपर वो एक बंदा आता है टायर लगा के जाता है, फिर दूसरा बंदा आता है उसमें सीट फिट करके जाता है, फिर तीसरा बंदा आ रहा है उसके ऊपर वो बाकी के पार्ट्स लगा रहा है. नथिंग ऑफ दैट काइंड. इट ऑल इज नाउ अ डेज अ काइंड ऑफ रोबोटिक वर्क. वो एक असेंबली लाइन मतलब एक पूरा का पूरा चेन ऑफ वर्क होता है. एक ही यूनिट में ये सारा का सारा एक साथ काम होता है. वो एक फ्रेम होती है, बेसिक फ्रेम, जिसे हम लोग टेक्निकली चैसी कहते हैं, CHASIS. ये चैसी वो रोबोट पे अटैच कर दी जाती है, हैंगर पे लगा दी जाती है, और फिर पॉइंट टू पॉइंट रोबोट उसमें सारे के सारे पार्ट्स जोड़ते जाते हैं और अल्टीमेटली व्हाट कम्स आउट इज अ वेल टू यूज कार. ये सारी प्रोसेस को टाटा मोटर्स को हार्डली आधा घंटा लगता है, विद इन हाफ एन आवर. और टाटा का आजकल कौन सा मॉडल चल रहा है टाटा मोटर्स में? नेक्सॉन जैसी गाड़ी आधे घंटे में बन जाती है, पूरी की पूरी गाड़ी. इवन फॉर दैट मैटर ये 2 व्हीलर के जो असेंबली लाइन्स है ना, ये TVS मोटर, बजाज ऑटो, या फॉर दैट मैटर इवन और हाँ होंडा स्कूटर्स, होंडा का एक्टिवा, यामाहा, ये सारे के सारे जो इनके 2 व्हीलर के असेंबलीज है ना, एक 2 व्हीलर को पूरा असेंबल होके बाहर निकलने में, मतलब पेंटिंग वगैरह के साथ, ऑन एवरेज कितना समय लगता है? 40 सेकेंड्स. 40 सेकेंड में एक पूरी की पूरी गाड़ी वेल टू यूज तैयार हो जाती है. मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर फ्रेम, तो जो बेसिक फ्रेम होता है, वहां से बाइक बाहर आने तक इट टेक्स 40 सेकेंड्स कलरिंग के साथ. That all process takes only 40 seconds. Within that 40 seconds, that whole work gets completed. तो ये टाटा मोटर ने ये पूरी असेंबली लाइन लगाई. असेंबली लाइन फॉर देम, दैट प्लांट, द ग्रुप ऑफ मशीनरीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट और एक्टिविटी इज व्हाट वी कॉल एज अ प्लांट. ये जो प्लांट इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, अक्वायर किया है, किस चीज के लिए अक्वायर किया, किस चीज के लिए कंस्ट्रक्ट किया? इज इट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल? दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म यूज विद इन द बिजनेस और नॉट? And on top of that, they are using it for the purpose of producing the goods and not for the purpose of reselling it. And that's why that plant for the Tata Motors will be called as what? Fixed asset. Tata Motors ने Nexon गाड़ी अपने ऑटोमोबाइल डीलर के पास भेजी. वो डीलर ने जब तुमको गाड़ी बेची, वो डीलर के लिए क्या वो फिक्स एसेट थी? नहीं. पर अगर मैं वो गाड़ी खरीद के आया तो फॉर मी इट बिकम्स अगेन अ फिक्स्ड एसेट. टाटा मोटर्स के लिए कार इज गुड्स. व्हाई? बिकॉज दे आर मेकिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इट और नॉट. सो फॉर टाटा मोटर्स इट्स अ गुड, बट फॉर अस वी आर गोइंग टू परचेज इट फॉर द लॉन्ग टर्म यूज. ऐसा तो है नहीं कि आज गाड़ी खरीदी 2 महीने बाद वापस बेच दी, चलो यार गाड़ी नहीं पसंद नहीं आया चेंज कर देंगे. वी डोंट डू समथिंग लाइक दैट. मतलब कितनी बकवास गाड़ी क्यों ना हो, एक बार हमने खरीद ली तो खरीद ली भाई, अब तो यूज करनी पड़ेगी. तुम कोशिश करके देख लो, घर वालों के सामने बोल दो. तुम अगर सपोज तुमको घर वालों ने कोई 2 व्हीलर दिला दी,
सपोज तुमने एकदम जिद कर करके वो तुमने कोई ई व्हीकल ले ली, वो कौन सी आती, वो हीरो मोटर की आती है एक, विदा, हीरो मोटर की ई व्हीकल आती है ना, विदा। हमको नहीं मालूम सर, हमको घर वाले ऐसे ये ई व्हीकल नहीं दिलाते, हमारे पास तो पेट्रोल वाली है? तुम सबके पास पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं? बड़ी इज्जत है घर में तुम्हारी। सर इज्जत विज्जत कुछ नहीं, जाते जाते हमको रोज सब्जी लेके जाना पड़ता है। सो ऐसा किसी के साथ होता है ऐसा? कोई पूरी क्लास में ऐसा कि जाते जाते रोज घर वाले कुछ ना कुछ काम थमा देते हैं, है ना? रोज जाते जाते एक काम तो पक्के में होता है इनके पास, रोज आते आते बेटा एक काम करना, तो जैसे लोग बोले ना एक काम करना, बस कुछ ना कुछ तो इन्होंने आज मेरा कुर्बान करवाना ही है, दैट काइंड ऑफ थिंग। और पैसे भी नहीं देते हैं। मतलब दिक्कत ये नहीं है कि काम करवाते हैं, दिक्कत ये पैसे भी नहीं देते। मतलब हमारे पॉकेट मनी में से हम लोग घर की सब्जी लेके जाए, तरीका है? घर की सब्जी तुम तुम्हारे पैसे से लेके आओ, फिर घर वालों को किसी दिन बोल दो ना हमको पैसे दे दो, नहीं घर तो खा तो तुम भी रहे हो। हाँ पर क्या क्या मैनेज करूं, एक तो उसका बर्थडे आने वाला है तो हाँ ये मनी मन बोलते हैं, बाहर नहीं बोल सकते। हाँ घर में बोल के दिखा दो उसका बर्थडे आने वाला है, बेटा तुम्हारा ना बर्थडे कर दिया ना साथ में, निकल तू घर से, निकल अभी बस। खैर घर वाले कितने भी प्रोग्रेसिव हो ना, कितने भी प्रोग्रेसिव हो, फिर भी अगर घर में तुमने कहीं ऐसे इंडिकेशन भी दे दिया ना, सिचुएशन बनी हुई है तुम्हारी, बेटा जो घर वालों ने रोज जलील करना है ना तुमको, देख हम करके दे रहे, वो नहीं करके देगी, देख हमसे हो रहा है उससे नहीं होगा, ऐसे रोज जो जलील करते ना हमको, राइट? और थैंक गॉड कि ऐसे भी घर वाले हैं, नहीं तो तुमने घर में सिर्फ डिक्लेयर करना है कि बस अब तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। घर वाले उसके बाद जो तुम्हारी स्पाइंग चालू करते हैं ना एकदम छानबीन के साथ, सर मत याद दिलाओ ना ये सब चीजें, इन सब चीजों से हम लोग ऊपर उठे चुके हैं। सीए एनीवेज, तो आई सेड इफ यू आर परचेसिंग समथिंग फॉर द लॉन्ग टर्म यूज, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल with an intent to use in the production or service is what you call as your fixed asset. Like if you take the example of these classrooms, ये क्लासरूम का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे जो बेंचेस लगाई हुई हैं, यहाँ पे जो वो स्टेप्स बनाई हुई हैं, यहाँ पे जो कैमरे लगाए हुए हैं, एसी लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे हमने क्यों बनाए हुए? विद एन इंटेंट टू प्रोवाइड द सर्विसेज और नॉट? हमने जब बेंचेस बनवाई थी वो इस इंटेंट के साथ तो नहीं थी, चलो यार बेंचेस अब डेमोन्स्ट्रेशन में आ गए अब बेच देते हैं। We have got those constructed, we have got those manufactured for the purpose of use within our business, and that too over a long period of time. तो ऐसा तो है नहीं कि हमने भाई बेंचेस बनवाई यार 6 महीने बाद, यार अब बच्चे बड़े हो गए अब थोड़ी सी बेंचेस अलग बनवानी पड़ेगी। वी कैन नॉट डू दैट, दैट इज फॉर लॉन्गर टर्म पर्पस। ये बेंचेस जिन पे आप बैठे हो ना करीब करीब 6-6 साल पुरानी है, 6-6 8-8 साल हो गए इनको, तो भी अभी तक यूसेज में है या नहीं, विद द सेम काइंड ऑफ एफिशिएंसी, राइट? पहले भी 4 लोग बिठाते थे, अभी 4 लोग बिठाते हैं, राइट? एक बेंच पे 3-4 जो भी है। अंकित काइंडली टेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स, विल गिव यू द रिप्लाई ऑन दैट, एप्ट रिप्लाई ऑन दैट, प्रॉपर रिप्लाई। मतलब क्या है ना, वो ये जो क्लास चल रहा है ना जनवरी के लिए चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट आ गया तू, सॉरी स्लो आ गया, तेरे को सितंबर में देनी है तो तू बाद में बात कर मेरे से। हाँ, आई रिक्वेस्ट ऑल दोज हु आर सिटिंग ऑनलाइन, स्पेशली ऑन यूट्यूब, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, otherwise I'll be required to completely ignore your messages. I'll completely focus only on what is going on in the class and I don't want to do that, right? सबने पैसे दिए, सबके वसूल होने दो यार। तो अब कहानी ये है कि आपको फिक्स्ड एसेट तो समझ में आ गई कि क्या है। फिक्स्ड एसेट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन यू कॉल एज टेंजिबल एंड द अनदर वन यू कॉल एज इनटेंजिबल। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, मेरे को याद है। इनटेंजिबल, समथिंग विच यू कैन नॉट
You cannot, but you can only feel. That is what is intangible. Correct or not? जैसे हमारा मार्केट में नाम, जिसे आप टेक्निकली गुडविल कहते हो, दिस गुडविल कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी टच्ड, बट वी कैन फील द वैल्यू ऑफ दैट और नॉट. सिमिलरली, लाइक ये क्यों मैं कह रहा हूं इतना कॉन्फिडेंस के साथ, आज तक एकत्वम एकेडमी में हमने जितने बार भी बैचेस लॉन्च किए, it's only the time that we launch the batch and automatically the students start flowing into that. Why is that possible? Why is that happening every time? Is because there is a name and fame in the market. People are aware of कि हमारे पैसे बर्बाद नहीं करेंगे. क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब with due respect to them, किसी एक पेरेंट ने मुझे कहा था, सर वो हम एक एकेडमी में जाके आए और उन्होंने कहा कि आप एक बार फीस भरिए और अगले 4 बैचेस फ्री में अटेंड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैं क्या इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि ये बंदे को 4 अटेम्प्ट देनी ही पड़ेगी. तो एंड दैट्स व्हाई व्हेन द पेरेंट्स कम टू मी, आई वेरी कॉन्फिडेंटली से यस, आई एम अ पर्सन हु इज चार्जिंग प्रीमियम इन द मार्केट. आज के मेरे साथ बहुत सारे लोग झगड़ा करने के लिए आते हैं, पेरेंट्स स्पेशली. सर आप इतना पैसा क्यों लेते हो, इतना क्यों फीस चार्ज करते हो आप? भाई मर्सिडीज बेंज भी कार है, टाटा की नेक्सॉन भी कार है, या फॉर दैट मैटर टाटा की 2 गाड़ियां, हैरियर और टाटा की गाड़ी डिस्कवरी. दोनों टाटा की गाड़ियां हैं. टाटा की हैरियर 25 लाख रुपए, टाटा की डिस्कवरी 97 लाख रुपीस. व्हाई द डिफरेंस? क्वालिटी तो होगी, क्वालिटी का डिफरेंस है ना. तो जो बंदा क्वालिटी देगा उसके हिसाब से पैसा भी तो लेगा ना, राइट? 1 2, तुमको पता है हम लोगों ने कैलकुलेशन किया हुआ है. जब बैच स्टार्ट करते हैं ना हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि कौन कितने घंटे पढ़ाएगा. झगड़े करते हैं हम लोग, लिटरली फैकल्टी के आपस में झगड़े होते हैं, इतना ज्यादा पढ़ाओगे, हम कब पढ़ाएंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग. इन टोटल फॉर क्लास टीचिंग एंड वो जो यूट्यूब के एक्स्ट्रा सेशंस एटसेट्रा जो हैं, मैराथन वगैरह सब कंसिडर करके, वी आर गोइंग टू टीच यू फॉर अप्रोक्सीमेटली 800 to 900 आवर्स. 800 to 900 आवर्स. अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, 56,000 रुपये फीस दिया आपने शायद. मोदी जी को क्यों इंक्लूड कर रहे हो यार इसमें? वो हमारे पार्टनर है, वो अलग है. वो क्या हम रखते हैं तुम्हारे पैसे? वो डायरेक्ट सीतारामन, हमारा पैसा आया नहीं, सीतारामन मैडम का फोन आता है मेरा पैसा. सो ऑफ कोर्स मंथली भरना पड़ता है हमको. सो इफ दैट इज द केस, व्हाट इज द फीस दैट यू आर पेइंग? 56,000 अप्रोक्सीमेटली. Divide by 900 hours. Can you do the calculation for me? 9 छंग 54, 600 रुपए होते हैं एवरेज. 600 रुपए भी नहीं, 60 रुपए होते हैं. Can you do the calculation? अबे कैलकुलेटर अलाउड है तुमको. 62 रुपीस. 62 रुपीस पर आवर इज वॉट यूर पेड. मैं वो सिम्बाइसिस में पढ़ाने जाता हूं, कई बार मेरे को बुलाते हैं विजिटिंग लेक्चरर करके. उनकी क्लास में टोटल मिला के 50 बच्चे होते हैं. And they pay me 4,000 to 5,000 rupees per hour. 4,000 to 5,000 per hour is what they pay. Now you start doing the calculation yourselves. Right? Why am I insisting upon understanding these kind of things? और ये जो तुमने अभी कैलकुलेशन किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था. क्यों पता है? One lecture missed is the loss of 100 rupees on your own. लॉस ऑफ 100 रुपीज ऑन योर ओन. क्यों सर ऐसे कैसे लॉस? 62 रुपीज पर आवर, एवरेज 1.5 घंटे का लेक्चर, 93 रुपीज होता है, राउंड ऑफ 100 रुपया मोदी जी मिला के. 100 रुपीज पर आवर का तुम्हारा इफेक्टिव लॉस है इफ यू आर नॉट अटेंडिंग दैट लेक्चर. तो बाकी किसी चीज के लिए नहीं तो नहीं, कम से कम 100 रुपए के लिए तो अटेंड करो, राइट? ऑफिसला सिंधू एक पेस्टिजला आलात तरी चालेल, इंदूला पण चालेल. हो हो. यस. सो फर्स्ट पॉइंट कि ये इसलिए दिस इज द ओनली रीजन व्हाई यू वुड बी फीलिंग दैट देयर इज अ प्रीमियम. ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ
अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव, द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू हैव, एग्जाम ओरिएंटेशन तो है ही है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है, बट एट द सेम टाइम द अदर पेरिफेरल एंड करिकुलर नॉलेज दैट यू गेट, दैट इज व्हाई द सिचुएशन इज। सो कम बैक। तो सबसे पहली बात फिक्स्ड एसेट ये है कि जो आप ओन करते हो, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए ओन करते हो, जो आप रीसेल नहीं करने वाले हो। सर हम तो बेचते हैं ना पुराने एसेट, पर आपने खरीदते समय ये इंटेंट के साथ खरीदा था क्या कि इसे हम लोग बेच देंगे? खरीदते समय तो यूसेज वाज द इंटेंट और नॉट, एंड दैट्स व्हाई दोज आर नॉट परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। हाँ, पुराना होने के बाद में तो कोई भी एसेट बेचा जाएगा ना, राइट? नाउ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल की बात कर रहे थे हम लोग। इनटेंजिबल में क्या आते हैं? समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू सी, वी आर नॉट एबल टू टच, बट वी आर ओनली एबल टू फील द ओनरशिप और राइट इनटू दैट। और वहां से हम लोग आए थे गुडविल पे। गुडविल इज व्हाट? द नेम एंड फेम, द वैल्यू देयर ऑफ इन द मार्केट इज व्हाट यू कॉल एज गुडविल। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तो आप जब अकाउंटिंग करते हो तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पॉलिसीज बना सकते हो या नहीं? अब हर व्यक्ति हर चीज के लिए अपने हिसाब से अगर पॉलिसीज बनाने लग जाएगा, देन इन दैट केस द फाइनेंशियल्स ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंपेरेबल विथ अनदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इस अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिविटी लानी है तो उसके लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया has a separate authority called as Accounting Standards Board. That Accounting Standards Board lays down, prepares, formulates the accounting standards. For what? For bringing the objectivity. कि कोई भी व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा हो, चाहे वो मनीष तरडेजा हो, चाहे वो विजय सारडा हो, चाहे वो दर्शन खरे हो, चाहे वो अभिषेक जावरे हो, चाहे वो ऋषभ जैन हो, any and every person who is doing the accounting for certain transaction, they all should follow the similar policies, similar systems. और इसलिए the accounting standard board lays down the accounting standards. in total 29 accounting standards हैं, में से 2 accounting standards abolish कर दिए गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड था, दैट इज बीन मर्ज्ड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इन दोनों को रिमूव कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। सो इन टोटल फॉर यू पीपल नाउ देयर आर अवेलेबल ओनली 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें से आपके फाउंडेशन लेवल पे आपको सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंट का गाइडेंस है और दूसरे 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिनके रेफरेंसेस है। तो फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंटरमीडिएट में 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, राइट? हाँ, इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का सिलेबस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस लिए लाए गए? ऑब्जेक्टिविटी। एवरीवन शुड फॉलो द सिमिलर पॉलिसीज, एवरीवन शुड फॉलो द सिमिलर अकाउंटिंग सिस्टम्स। इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल असेट्स किससे रिलेटेड? ओनली रिलेटेड टू इनटेंजिबल असेट्स। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनटेंजिबल असेट्स को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कब अकाउंट करना चाहिए, उनको किस तरह से आपने अमोर्टाइज करना चाहिए, डिप्रिशिएट करना चाहिए, दैट ऑल इज गिवन इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल असेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल असेट्स कहता है कि आप कोई भी सेल्फ जनरेटेड इनटेंजिबल असेट को बुक्स में ना दिखाएं। सेल्फ जनरेटेड मतलब क्या? जो इनटेंजिबल असेट्स मैंने मेरे बिजनेस में खुद होके तैयार की हो, जिसके लिए मैंने कोई खर्च नहीं किया है, जो मैंने किसी से खरीदा नहीं है, such intangible assets should not be shown into the books of accounts, should not be included into your financial statements. इसका मतलब क्या हुआ? गुडविल अगर मैंने खुद क्रिएट की हुई है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ाता गया वैसे वैसे बिजनेस का मार्केट में नाम क्रिएट होना चालू हो गया। अब ये जो नाम क्रिएट हो रहा है इसकी कुछ ना कुछ मार्केट में वैल्यू है, पर उस वैल्यू को मैं मेरे बैलेंस शीट में, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड
नहीं कर सकता हूं. Why? Because if I include such intangible assets into my books of accounts which are self generated, एक उसका वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा becomes a question. क्यों? क्योंकि जब मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं उन फाइनेंशियल एसेट्स का, उन इंटेंजिबल एसेट्स का, उसकी वैल्यू कितनी रिलायबल है, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन और नॉट. मुझे लगता है मार्केट में मेरी 5 करोड़ रुपए की गुडविल है, बट सच में ये है या नहीं? वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव इन नेचर और नॉट. नंबर 2, जब मैं गुडविल की अकाउंटिंग करूंगा मेरे बुक्स में, तो उतने से मेरा कैपिटल भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने किसी को पे तो नहीं किया, मेरे बिजनेस में से पैसा तो जा नहीं रहा है, तो उतने से मेरा खुद का कैपिटल बिजनेस में बढ़ जाएगा या नहीं. एंड दैट्स व्हाई इट कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ ब्लफ्ड अकाउंट्स, इट कैन क्रिएट द काइंड ऑफ मैनिपुलेटेड अकाउंट्स. और इसलिए जब कभी भी आप कोई असेट खुद से जनरेट कर रहे हो, आप ही के बिजनेस में जनरेटेड है, उस असेट को आप तब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो जब तक आपने उसके लिए खर्च ना किया हो. जैसे मान लो देयर इज दिस फार्मास्यूटिकल कंपनी. इज टेलीग्राम और एनी ग्रुप मेड फॉर दिस बैच? काइंडली कॉन्टैक्ट द बैक ऑफिस, you'll get to know about that. हाँ, मान लो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है. लेट्स से देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज मैनकाइंड फार्मा. सुना है आप लोगों ने मैनकाइंड फार्मा? वो बच्चन साहब आते. मैनकाइंड फार्मा, इन अ पीरियड ऑफ 13 years only, this company has become 4th largest company in our country. 4th largest company. इस कंपनी ने मान लो कोई एक नया मेडिसिन डेवलप किया, राइट? मेडिसिन किस चीज का? तो एंटासिड काइंड ऑफ. अब तक के एंटासिड्स में दुनिया भर के प्रोडक्ट अवेलेबल है. देयर इज वो स्टैंडर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग, वो पैन 40 है ना, एंटासिड आता है ना, या फिर वो पाउडर कौन सा होता है वो गैस वाला, इनो. हाँ, इनो गैसोफास्ट और क्या क्या नाम से आते हैं. दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस ने, दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दुनिया भर के एसिडिटी के अगेंस्ट प्रोडक्ट बनाए. मान लो मैनकाइंड फार्मा ने भी एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया एंड इट रिड्यूसेस योर एसिडिटी विद इन नो टाइम. यू टेक द मेडिसिन, एसिडिटी गायब, एकदम छू मंतर. इस तरह से वो इतनी स्पीड में काम करती है, मतलब तुम्हारे ब्लड में भी उसको मैच होने की जरूरत ही नहीं है. बस तुमने वो मेडिसिन को देखा, इमीडिएटली एसिडिटी गायब होना चालू हो जाती है. और मेडिसिन अंदर गई कि एसिडिटी तो छू मंतर, अगले 8 दिन तक के वापस नहीं आएगी. इतने, मतलब 7 दिन का इफेक्टिव मेडिसिन. दिस काइंड ऑफ मेडिसिन इज व्हाट दे हैव डेवलप्ड, राइट? अब ये लोग चाहते हैं कि ये मेडिसिन और कोई भी ना बनाए. क्यों? तो हमने इनोवेट किया भाई, हमारे रिसर्चर्स ने उस पर काम किया, हमारे रिसर्चर्स ने काम करके उसके ऊपर पूरा एकदम जबरदस्त रिसर्च करके दे हैव डेवलप्ड दिस मेडिसिन. नाउ नो वन एल्स देन आवर रिसर्चर्स, देन आवर कंपनी शुड बी अलाउड टू मैन्युफैक्चर दैट. इसलिए ये मैनकाइंड फार्मा चली गई टू द पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उनके पास इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन का, गोली के नाम का नहीं, उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन, गोली के नाम का रजिस्ट्रेशन अलग करना पड़ता है और वो फॉर्मुलेशन का रजिस्ट्रेशन अलग करना पड़ता है. तो दे गॉट दैट फॉर्मुलेशन रजिस्टर्ड इन देयर नेम. अब इस पर्टिकुलर पेटेंट तक पहुंचने के लिए, इस पर्टिकुलर पेटेंट तक, रजिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए दे मस्ट हैव इनकर्ड द एक्सपेंसेस और नॉट. रिसर्च करते समय खर्च किया था, रिसर्च होने के बाद में दे हैव स्पेंट ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पेटेंट. This all amount is considered as the cost of that particular intangible asset. जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसके खड्डे खोदने से लेके बिल्डिंग के रंगाई पुताई तक, पेंटिंग तक का जो खर्च आता है, that all becomes the part and parcel of that particular building or not. उसी तरह से intangible assets में भी इनटेंजिबल असेट्स को डेवलप करने से लेके उसके रजिस्ट्रेशन तक का जो खर्च आता है, दैट ऑल इज इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ दैट पेटेंट. पर यहां इट इज अ सेल्फ जनरेटेड असेट. ये जो फॉर्मुलेशन है, इट इज अ सेल्फ जनरेटेड असेट, बट यू हैव इनकर्ड द कॉस्ट फॉर दैट और नॉट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है रिकॉग्नाइज इट, रिकॉर्ड दैट इनटू योर बैलेंस शीट एज एन असेट.
do not treat that as your expense. So whenever you are having the intangible assets which are generated incurring the cost, which are purchased from an outsider, that should be recognized into your books of accounts. मान लो ये हमारे देश की एयरलाइन वाली पीएमपीएमएल, इंडिगो एयरलाइन की पीएमपीएमएल है, वो कोई भी चौक पे जाती है, इधर भी तुम बोलो वहां जाएंगे, तुम बोलो ये स्टेशन पे एयर वो हवाई पट्टी है, हाँ हमारा प्लेन जाएगा. दैट इज हाउ इंडिगो इज. एंड बाय दैट वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडिगो हैज बिकम 5th लार्जेस्ट एयरलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो परसों माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज हुआ था ना, माइक्रोसॉफ्ट की दुकान बंद हुई थी अचानक से, और उस वजह से इंडिगो की एक दिन में 192 फ्लाइट्स गॉट कैंसल्ड. वन सिंगल डे. मतलब जस्ट इमेजिन 192 फ्लाइट्स कैंसल, 192. कैन यू डू द कैलकुलेशन फॉर मी? 192 इंटू एवरेज 150 सीट्स एक फ्लाइट की, कितना? 28,800 सीट्स कैंसल हुई. एवरेज फेयर इज 7,000 रुपीज. छोटे से छोटा डिस्टेंस, बड़े से बड़ा डिस्टेंस, 7,000 रुपए का फेयर इंटू 7,000, 20 करोड़ 16 लाख का नुकसान. क्यों? तो इन सबको पैसे वापस देने पड़ेंगे. सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस ओसीएम में पढ़ाया था, सर्विस इज पेरिशेबल इन नेचर. इफ नॉट प्रोवाइडेड इमीडिएटली व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज गॉन फॉर एवर. मतलब तुम्हारा ईमान उड़ा नहीं तो पैसे गए, उस दिन का लॉस एंड लॉस फॉर एवर. यू कैन नॉट रिकवर इट. चलो एक दिन में 2 बार उड़ाएंगे तो अपने को डबल पैसा वसूल होगा. 2 बार उड़ाना पड़ेगा ना. उड़ाने के लिए टाइम है तुम्हारे पास? मेरे पास अगर दिन में 24 घंटे है तो मैं 24 में से मैक्सिमम 12 घंटे पढ़ा सकता हूं, 10 घंटे पढ़ा सकता हूं. ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का शॉर्टफॉल, चलो जाने दो अगले 3 दिन तक के 24-24 घंटे पढ़ाएंगे. दिस विल बी द सिचुएशन एट द सेकेंड डे इटसेल्फ. थर्ड डे तो बहुत दूर की बात है. कंसिस्टेंटली टॉकिंग इज नॉट अ काइंड ऑफ जोक. बैठ के सुनने में, सर सुनना भी मजाक थोड़ी है. आप आ रहे हो, कहानियां सुना रहे हो, हम सुन रहे हैं, मजे कर रहे हैं. आप बैठ के देखो बेटा, वहां बैठ के यहां आया हूं तो मतलब वहां, मतलब ये बेंचेस पे नहीं, पर जो कोई भी थी बेंचेस पे ही बैठा था. उस समय मैं भी सुन रहा था, भले सामने वाला रो नहीं रहा था. वो गाना है ना, सुन रहा है ना. तो अब कहानी ये है कि आपने इंटेंजिबल असेट अक्वायर करने के लिए, बनाने के लिए अगर खर्च किया है तो दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अदरवाइज द इंटेंजिबल असेट्स विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. द सेल्फ जनरेटेड असेट्स फॉर विच यू डू नॉट इनकर एनी कॉस्ट आर नॉट रिफ्लेक्टेड, आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट्स. कंसेप्ट समझ में आई? पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं. फिक्स्ड असेट्स, क्या बीच बीच में लिखते रहे तो कैसा नींद भाग जाती है अपने आप. लिखो इंटेंजिबल असेट्स, सॉरी फिक्स्ड असेट्स. अंडर दैट एक, ये जो लेक्चर चलते चलते लोग फोन करते रहते हैं ना, अंडर दैट फर्स्ट पॉइंट, when certain assets are acquired by the business, for long term use, comma, generally more than a year,
generally more than a year are called as fixed assets. Next point. Such assets are acquired with an intent for use within the production process or provision of services. Within the production process or provision of services. Next point. Those are not meant for resale. Those are not meant for resale. नॉट मेंट फॉर रीसेल मतलब क्या? आपने परचेज किया है पर आप उसको इमीडिएटली बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हो. दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड एज नॉट मेंट फॉर रीसेल. इज इट पॉइंट राइट? क्लियर सबके लिए? नेक्स्ट पॉइंट. फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड tangible fixed assets and intangible fixed assets. Tangible fixed assets and intangible fixed assets. Next point. Tangible fixed assets. The assets which can be seen or touched. The assets which can be seen or touched are the tangible fixed assets. Are the tangible fixed assets. For example, land and building, comma, furnitures and fixture, comma, vehicles, computers, etc. Vehicles, computers, etc. Next line. Intangible fixed assets are those which cannot be seen or touched, but felt within the business. For example, below that, for example, goodwill,
पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स। नेक्स्ट लाइन राइट डाउन। The intangible assets are accounted as per accounting standard 26. Accounting standard 26. Next point. As per the accounting standard, self-generated intangible assets are not shown into the balance sheet. Is it right? Concept clear है सबके लिए? The next one, that is investments. हाँ सर, गुडविल तो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, 12th स्टैंडर्ड में लिखा करते थे। और वो भी कब? जब आप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, जब आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केसेस की बात करते हो, तब। वो भी गलत है एक्चुअली। दैट ऑल्सो इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दैट ऑल्सो शुड बी रिटन ऑफ एट दैट टाइम इटसेल्फ। बट 12th स्टैंडर्ड में क्या कहा गया कि क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, इट इज एज गुड एज द ओल्ड फर्म सेलिंग द बिजनेस टू द न्यू फर्म, सो फॉर न्यू फर्म इट बिकम्स अ परचेज गुडविल, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, राइट? टेक्निकली वो भी गलत है। जब हम लोग पार्टनरशिप करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट में कभी गुडविल नहीं आएगी। वो 12th स्टैंडर्ड में कहा जाता था, रेज द गुडविल ऑफ इनकमिंग पार्टनर एंड शो दैट इन द बैलेंस शीट, विच इज कंप्लीट वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. बट 12th स्टैंडर्ड बोर्ड, you have to follow what they say, right? You cannot tell them board of studies, we are board of studies, है ना? होता है ना, कितनी पढ़ाई करेंगे ना। चलिए, so this was about the fixed assets. Now let me talk about the next concept, that is investments. Investments basically ये भी long term purpose के लिए ही होते हैं। जैसे हम लोग फिक्स एसेट की बात कर रहे थे, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी वही बात है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है। पर जब हम इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हैं, उस समय पे हमारा क्लियर कट इंटेंट है, जिस पॉइंट पे खरीद रहे हैं उसी समय पे हमको पता है कि हम लोग ये बेचने वाले हैं। आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वंस आई रीच टू अ पर्टिकुलर टारगेट, वंस आई रिसीव अ पर्टिकुलर रिटर्न ऑन दैट, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू रीसेल इट, आई एम गोइंग टू लिक्विडेट इट. That's why the investments are separated from your fixed assets. Fixed assets में हमारा इंटेंट क्या था? हम लोग हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज करेंगे. अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, अगर हमने कहीं किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दी, तो विल वी बी यूजिंग इट फॉर प्रोडक्शन और सर्विसेज? दैट इज सरप्लस विच इज केप्ट असाइड और नॉट? एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट मेंट फॉर the use in the production, but those are meant for reselling it. फिर क्यों बनाई आपने इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था, एक, या तो मुझे उस पर रेगुलर रिटर्न चाहिए, मैं रेगुलरली उस पर कुछ ना कुछ पैसा कमाते रहूंगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, या फिर उन इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट मुझे एप्रिसिएशन इन द वैल्यू एक्सपेक्टेड है. जैसे अगर मैंने कोई प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया, अगर प्लॉट ऑफ लैंड मैं खरीद रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन दैट, देन दैट प्लॉट ऑफ लैंड बिकम्स अ फिक्स्ड एसेट. पर वही प्लॉट ऑफ लैंड अगर मैं खरीद रहा हूं विद एन इंटेंट कि 2 साल बाद, 3 साल बाद जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तब मैं उस प्लॉट ऑफ लैंड को बेच दूंगा, इन दैट केस इट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट फॉर मी, इट इज कॉल्ड एज
इन्वेस्टमेंट्स। क्यों खरीदा मैंने? विद एन इंटेंट टू गेट द एप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू और नॉट। मैं चाहता हूं कि उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाए, और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो बढ़ी हुई प्राइस पे मैं उस प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर एसेट को बेच दूंगा। तो चाहे आप लैंड खरीद लो, चाहे आप बिल्डिंग खरीद लो, चाहे आप शेयर्स खरीदो, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट्स बना दो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीद लो, दीज ऑल इफ यू आर परचेसिंग फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इन द मार्केट, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स। खरीदते समय आपका इंटेंट क्लियर था क्या? कि after getting the appreciation, after getting the returns for a particular period of time, I'm going to liquidate it. I'm going to reduce it down to cash again. And that's why we call that as separate long-term assets, that is investments. Is the point right? Clear सबके लिए? लिखो ना फिर. It is an asset. It is an asset purchased for a long-term purpose, purchased for a long-term purpose, comma, with the intent, with the intent to resell it, to resell it after a particular time. Next point. The investments are made either to get the regular returns on the same, in the form of interest or dividend, or an appreciation in its value. इसका वजह है हाँ तो आईफोन हाँ or an appreciation in its value, right? Example, shares or securities, or a real estate property, और अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी. आजकल तो लोग दारू में इन्वेस्ट करते हैं, पता है आपको? इन्वेस्ट बोला मैंने. हाँ, दारू से खुद को वेस्ट करते हैं वो वाला नहीं बोला मैंने. वाई वो कहा जाता है ना, ओल्डर द लीकर हायर द वैल्यू. हाँ, हे ओल्ड मॉन्क रुक न जरा, तेरा ब्रांड थोड़ी पूछा मैंने. बहुत ही बड़े हो गए बे तुम लोग. तो हमारे सामने अगर मास्टर वास्टर ऐसे कभी दारू वारू की बात करते थे, दारू की बात क्लास में वो बंदे ब्रांड बता रहे. कमाल है, इतनी एडवांस जनरेशन. तो ये जो कहा जाता है ना, ओल्डर द लीकर एंड द हायर द वैल्यू, ये बॉटलिंग होने के बाद वाली वैल्यू नहीं होती है. जब तक वो लीकर कास्क में होता है, अल्कोहल कास्क में होता है. ये जो अल्कोहल, जो स्पेशली जो काइंड ऑफ वाइन्स, विस्कीज, ये जो ग्रो की जाती हैं, ये जो फर्मेंट की जाती हैं, दोज आर फर्मेंटेड इन द कास्क्स, वुडन कास्क्स, और बाद में उसको पानी में फेंक दिया जाता है कास्क में भर के, ताकि वो एकदम से बकवास गंदी हो जाए. और जितनी ज़्यादा बकवास
उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा। मैं पिछले 15 साल से वो पानी में पड़ी है, कास्क फर्मेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू और ज्यादा, राइट? तो आप जो खरीदते हो ना, लोग जो आज की तारीख में इन्वेस्ट करते हैं, दे डोंट इन्वेस्ट इन द कास्क्स, दे इन्वेस्ट इनटू द बॉटल्स। व्हाई आर दे डूइंग इट? बिकॉज ड्यू टू द इन्फ्लेशन द मार्केट वैल्यू ऑफ द लीकर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड द डिमांड सप्लाई रेशियो इज देयर। और इसीलिए लोग आजकल लीकर में भी इन्वेस्ट करने लग गए हैं। द ओल्डर द वाइन्स, द बेटर द वैल्यूज। दैट इज द काइंड ऑफ थियरी विच इज अप्लाइड नाउअडेज, राइट? Similarly, in the current scenario, even the people do invest into the paintings. सामने वाला बंदा कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटर है सपोज, वो उसने कुछ तो बना दिया, मतलब सामने वाला बंदा जो खरीदार है ना, वो जाके क्या बनाया है यार, क्या बनाया बताना। मतलब वो पेंटर खुद, अगर पेंटर के सामने कोई आके बोल दे ना, हाँ ठीक है किसी का पोर्ट्रेट बनाया, सब कुछ बनाया, तो वो वहां तक के समझ में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स का मेरे को आज तक के लॉजिक समझ में नहीं आया कि कुछ तो 4-5 ब्रश इधर, 4-5 ब्रश उधर, 4-5 ब्रश इधर, ऐसे मार के इनका कुछ तो पेंटिंग बनता है एब्स्ट्रैक्ट। और कोई अगर आके बोल दे क्या बनाया यार, वो पेंटर खुद बोलता है क्या बनाया सच्ची बता। तो वो खुद ढूंढ रहा है मैंने क्या बनाया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैंने 4 ब्रश इधर उधर मार दिए, मेरे को समझ नहीं आ रही बात, फिर भी उसकी वैल्यू बढ़ गई आजकल। XYZ पेंटर ने कोई चीज पेंट की थी, उसकी आज तक के वो माधुरी पे फिदा हुसैन, क्या नाम, MF हुसैन, हाँ सच में वो दैट फेलो वाज माधुरी पे फिदा फेलो, हमारे देश का वन ऑफ द प्रोमिनेंट पेंटर विच इज नोन वर्ल्ड वाइड, दैट इज MF हुसैन, मोहम्मद फिदा हुसैन, दैट वाज हिज नेम, रेस्ट इन पीस। तो ये बंदे की जो पेंटिंग्स होती थी वो लगभग 25-25, 30-30 लाख रुपए में पहली पेंटिंग जाती थी, 25 और 30 लाख रुपए पेंटिंग। मतलब कोई बंदा अगर पेंटिंग खरीद के आया और सपोज दीवार पे लटकाई 25 लाख रुपए, मेरे जैसा बंदा तो ऐसे ही सोचे, वो देख 25 लाख लटके हुए। सो काइंड ऑफ दैट, मतलब मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलता है, फाइनेंस, दिमाग नंबर के आगे घूमते नहीं है, वैल्यू। चार्टर्ड अकाउंटेंट लव टू हैव द फिगर्स इन माय बुक्स। सो द पॉइंट इज, ये सारी चीजें क्यों खरीदी जाती हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाता है? क्योंकि इन द लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न्स ऑन दैट। वो बड़े बड़े लोग अपना कैश छुपाएं कहां? तो ऐसी चीजों में छुपाते हैं लोग। पेंटिंग खरीद के 25 लाख वाली पेंटिंग 50 लाख में उसका ऑक्शन किया जाता है। एक तो ये लोग ऑक्शन में जाते हैं क्यों है? और सबसे बड़ा जो ऑक्शन का आज की तारीख में सिचुएशन है, वो जो एंटीक्स बेचते हैं लोग, ये गांधी जी द्वारा यूज की गई पेन, आई वॉन्ट टू ओन इट। ठीक है भाई खरीद, बोल कितने मिलेगा? सामने वाला बंदा बोलता है 10,000, फिर उधर पीछे से बंदा आता है 25,000। भाई 3 रुपए की पेन थी, पर गांधी जी ने यूज की, उसके ऊपर लिखा हुआ गांधी जी ने यूज की थी। गांधी जी उसके ऊपर MK गांधी लिख के गए थे, सर उसके ऊपर कैसे लिखते? वही तो लिखने के लिए चीज थी। तो दिस इज हाउ इट इज। I believe it is ridiculous. But you go to these luxury people. For them, it's a kind of prestigious thing. I own something XYZ. धोनी द्वारा खेली गई बैट जिससे उसने सेंचुरी मारी थी वर्ल्ड कप में, सेंचुरी नहीं, वो लास्ट वाला 6 मारा था। धोनी ने जो लास्ट वाला 6 वो बैट को इन्होंने ऑक्शन करवाया। And if that is auctioned and if someone is buying it for let's say 1 crore of rupees, I would say this is nonsense man. तो ठीक है, that's a precious thing. धोनी खुद प्रिजर्व करे खुद के पास, वो ज्यादा अच्छी बात है, पर वो भी ऑक्शन करवाई। 1 करोड़ रुपए भाई किस चीज को बोलते हो भाई? ज्यादा नहीं 50% मेरे को दे दो, मैं उसका डबल कर लेगा 5 साल में, और उसके बाद वो जो 1 करोड़ रुपए बनेगा 50 का, उसका जो ब्याज आएगा उस पर मैं लाइफ टाइम जिएगा। दैट इज हाउ द थिंग शुड वर्क, इजंट इट? 1 करोड़ का साल में अगर 12% से भी ब्याज मिलता है तो लाख रुपए महीने का होता है। अगर 1 लाख रुपए महीने का ब्याज अगर मेरे को मिल रहा है, और वाई शुड आई वर्क मैन?
मेरा सिंपल लाइवलीहुड दिन में 3 बार खाने के लिए लगता है, नाश्ते के मिला के 3 बार खाने को लगता है। घूमने फिरने के लिए, इधर उधर जाने के लिए मैक्सिमम, अगर सपोज मैं अपनी गाड़ी लेके भी घूमूं तो मैक्सिमम मेरे को महीने का 10,000 रुपए का डीजल, खाने पीने का 10,000 रुपए। चलो उसमें से 1 लाख रुपए में से मैंने सीतारमन मैडम को भी 20,000 रुपए दे दिए। टैक्स वो कहां छोड़ने वाली है, राइट? कल आ रही है, अरे कल इंपॉर्टेंट डेट है अपनी जिंदगी का, तो तुम सीए बनने वाले हो ना, आगे चल के यही जिंदगी है, बजट है कल। हाँ, अब कल इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये लेडी खड़े रहने वाली है। आई नो ओनली वन लेडी इन द होल वर्ल्ड हु कम्स एंड कॉन्फिडेंटली सेज इन फ्रंट ऑफ 550 पीपल, दिस ईयर आई प्रपोज टू स्पेंड, आई प्रपोज टू स्पेंड, खर्चा करेगी मैं, an amount of only 50 lakh crore rupees। सोचो लेडी को अंदर से क्या फीलिंग आती रहेगी। मतलब तुम देखो तुम्हारी मॉम को घर में रिस्पेक्टिवली, कि वो अगर ऐसे महीने का अगर 10-15 हजार रुपए भी खर्चा करने की सोचे ना, तो ऐसे 50 बार सोचती है यार 10,000 रुपए खर्चा करना है अपने को। ये लेडी आती है डायरेक्ट 50 लाख रुपया करोड़ खर्चा करेगी मैं, 50 लाख करोड़ करेगी मैं, खर्चा उड़ाएगी। हाँ सर, पब्लिक का है ना पैसा, बेटा खर्चा भी तो पब्लिक पे ही कर रही है। तेरे लिए रास्ते बनवा रही है, तेरे लिए ब्रिजेस बनवा रही है, मेट्रो आ रही है ना सर? वो बाकी सब ठीक है, वो यूनिवर्सिटी का सर्कल ठीक करवाओ। कितने लोग तरसते हैं अभी भी यूनिवर्सिटी सर्कल से, अभी भी तरस, तो अभी तो ठीक हो गया ना भाई, अभी तो आना जाना एकदम फ्री फ्लोइंग होता है। नहीं, तू कब रात को निकलता है फिर यहाँ आने के लिए? हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी सर्कल कंसिडर करके रात को ही निकलता होगा भाई, जाने तो जगह नहीं मिलती एक तो। हाँ, लोग हथियार हैं जगह है। हाँ, लोग झगड़े कर रहे हैं, हमारी जगह हथियार ली। मतलब ऐसे, मतलब ये वाली जो फीलिंग आना चालू होती है मेरे को अच्छा लगता है। यस, अब बच्चे नॉर्मल होने लग गए, झगड़ने लगे। हाँ, ये हमारी, और अब क्या होगा पता है? नेक्स्ट स्टेज बताता हूं तुमको। अब बनेंगे ग्रुप। अब ग्रुप का एक बंदा आएगा, वो बेंच पे बैठेगा, ये हमारी। एक ही बंदा पूरी बेंच हथियाता है। लिटरली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ यू पीपल, बी वेयर ऑफ दिस। एंड मैं आप सबको तहे दिल से दरख्वास्त करता हूं, कृपया इस तरह के कोई भी हथकंडे ना अपनाएं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शुड बी द पॉलिसी। जो पहले आएगा वो पहले जगह पाएगा। जिसको जहां बैठना है, जहां बैठने का मन करे वहां जाके बैठेगा, राइट? मतलब स्पेशली ये झगड़े से 2 ही जगहों के लिए होते हैं। एक ये वाला एरिया, पहले के 3-4 बेंचेस जो होते हैं ये वाले एरिया में, उधर वाले में नहीं, उधर इतने झगड़े नहीं होते। ये वाले एरिया में 3-4 बेंचेस के लिए झगड़े होते हैं, और दूसरे होते हैं बालकनी के लिए। इस तरफ की बालकनी, पीछे की 2 बेंचेस, और इस तरफ की। वो तो आजकल मतलब वो खारिज हो गई सर, बहुत बह रहा है पानी। अच्छा, हमारे पास प्रोविजन है, अगर किसी का घर में आते आते नहाना रह गया, आजकल तो कंसेप्ट भी चल रही है आइस बाथ, एकदम चिल्ड वाटर, बस एक ही बार में विल बी द सिचुएशन। मतलब वो अंदर से जो आत्मा निकल के बाहर वापस से खींचनी पड़ती है ना। कितने लोग हैं ठंडे पानी वाले यहां पे? हाँ, ये टिपिकल ठंडे पानी वाले। अब ये जो गर्म पानी वाले हैं ना, जिनकी जिंदगी बेटा अभी तो सीए कोर्स ज्वाइन किया है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, अभी से झंड झंड बात कर रहा है। तो ये जो गर्म पानी वाले ना, इनके ऊपर आप ऐसे उठा के सिर्फ एक ऐसे थोड़े, मतलब थोड़ी सी फुहार कर दो, इनके शरीर में से जो आत्मा बाहर निकलती है ना ठंडे पानी की वजह से, नहीं एकदम इनको, मतलब वो लिटरली खींच के वापस लानी पड़ती है अपनी आत्मा। नहीं भाई रहने दे, कुछ दिन तक के जिएंगे, सह लेंगे अपन। दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज व्हाट दीज पीपल हैव, और स्पेशली ठंड वाले सीजन में। सर प्लीज याद मत दिलाओ सर। हॉस्टल वाले कितने? हाँ,
इनसे पूछो आप इनकी किल्लतें तकलीफें। हॉस्टल में गर्म पानी आज नहीं आ रहा है, ये अगर अनाउंस हो गया तो मतलब ड्राई क्लीन करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसे पानी आउट। बाकी तो फॉग काम कर रहा है। क्या चल रहा है? एकदम फॉग चल रहा है। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। लिटरली ये लोग 8-8 दिन तक के भी ऐसे आ सकते हैं। जो बंदे अपने घरों में रहते हैं, जो लोकलाइट्स हैं, जो हॉस्टलाइट्स नहीं है, जिनके माँ बाप उनके साथ में रह रहे हैं, उनके लिए दिक्कत ही अलग है, लाइफ ही खराब है। रोज ना आना पड़ता है यार। वह बंदा बाथरूम में जाके वो पानी की आवाजें भी करके आए तो भी घर वालों को मालूम पड़ता है तू नहीं ना क्या है, जा वापस। तो इतना कहां से पहचान लेते हैं घर वाले पता नहीं। और स्पेशली मां तो ऐसे मतलब जो स्कैन करती है ना, पहले पॉइंट पे समझ आता है उसको ढंग से। तो याद नहीं बचपन में कैसे निलाती थी ऐसे काइंड ऑफ दैट। खैर एनीवेज लेट इट बी। तो कहानी यह है कि पेंटिंग्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है। वॉट एवर if you have purchased for the purpose of resale, if you have purchased for the purpose of getting the regular returns on that, or if you have purchased with an intent to get the appreciation, increase in its value, then and only then it will be categorized into investments. लिखा आपने? लिख लिया ना इन्वेस्टमेंट्स हमने। नेक्स्ट दैट इज करंट असेट्स। लिखो, डायरेक्टली लिख लो। एनीथिंग दैट इज परचेज्ड, anything that is purchased with an intent to resale, with an intent to resale, or any receivables, in a short period of time, generally less than a year, are categorized into the current assets, Next point. Current assets include inventories. What is inventories? Stock which is unsold or unused is called as inventories. Inventories, comma, debtors, cash and bank balances, or short-term investments. Is it right? Next one, write down fictitious assets. अब current assets explain करने की कोई जरूरत नहीं है, just write down directly fictitious assets. It is basically an expense. Which is incurred in lump sum, मतलब large amount, which is incurred in lump sum, comma, and cannot be written off,
Written off means transferred to P&L. That is called as write off. Cannot be written off in a single financial year comma disclosed in the balance sheet. Disclosed in the balance sheet. For example, next line write down. For example, preliminary expenses, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या? आपने जो खर्च किया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, बनाने के लिए, जो कुछ भी आपने खर्च किया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. जैसे आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवाना होता है, कंपनी के लिए आप लीगल एडवाइजर्स अपॉइंट करते हो जो ये सारी चीजें आपके लिए करके देते हैं और उसके अगेंस्ट वो फीस चार्ज करते हैं. तो ये सारा जो आपने खर्च किया, दैट ऑल इज कंसिडर्ड एज व्हाट? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. अब इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अगेंस्ट आपने कंपनी खड़ी की, बराबर, और इस वजह से वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो डायरेक्टली आप P&L अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आप खर्च एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, और इसीलिए उस खर्च को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं. टेक्निकली है तो खर्च, बट इट इज शोन इन द बैलेंस शीट जस्ट फॉर द सेक, इट इज नॉट रिटन ऑफ. अगर राइट ऑफ कर देते तो बैलेंस शीट में नहीं आता, जस्ट बिकॉज उसको डेबिट बैलेंस है इसलिए बैलेंस शीट में आया नहीं. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दैट एज व्हाट? फिक्टिशियस असेट. जो टेक्निकली एक असेट नहीं है, टेक्निकली एक खर्च है, बट बिकॉज इट इज हैविंग डेबिट बैलेंस सो इट इज शोन इन द बैलेंस शीट असेट साइड. दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एज फिक्टिशियस असेट. सर फिर फिक्टिशियस और इंटेंजिबल असेट में फर्क क्या रह गया? इंटेंजिबल असेट और फिक्टिशियस असेट सिमिलर, कैनॉट सी, कैनॉट टच, बट यू कैन ओनली फील दैट. इंटेंजिबल असेट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. आप अपने बिजनेस की गुडविल बेच सकते हो, आपके बिजनेस के क्रिएट किए हुए पेटेंट्स आप मार्केट में बेच सकते हो. फिक्टिशियस असेट कैसे बेचोगे? खर्च है. मान लो आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रहा है 10 लाख रुपए का फिक्टिशियस असेट, या मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. आपने, आपका कोई वेंडर है उसको बोला ले 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 खरीद ले, मैं तेरे को 4 लाख में खर्चा देगा. हाँ है तो खर्च ही ना, क्यों खरीदेगा वो? सो fictitious assets cannot be sold in the market. Write down the point. Fictitious assets are the ones which cannot be sold in the market. Which cannot be sold in the market. Is the point right for everyone? Clear है सबके लिए? So this is about the assets. अब बचा सिर्फ liabilities और capital. We'll finish off with the discussion on that and will then be starting the accounting process. Is right? Thank you very much for the day. Bye-bye.